आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के अमरावती शहर में हुए एक ऐसे केस की जिसने पूरे समाज को हिला के रख दिया। ये कहानी है एक डिजिटल तूफान की और एक ऐसे शिकारी की जिसने सोशल मीडिया को ही अपना हथियार बना लिया था। तो बात है अप्रैल 2024 की। महाराष्ट्र का अमरावती शहर, खास तौर पर परतवाड़ा और उसके आसपास का इलाका, यहाँ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। 9 और 10 अप्रैल को अचानक से लोगों के सोशल मीडिया फीड्स पर कुछ आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें दिखने लगीं। देखते ही देखते इनकी बाढ़ सी आ गई और ये तेजी से वायरल होने लगीं। और ये कंटेंट, क्या कहूँ, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, मतलब हर प्लेटफॉर्म पर जंगल की आग की तरह फैल गया। हर तरफ एक कन्फ्यूजन और दहशत का माहौल बन गया था। लेकिन सबसे अजीब, सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? इन सारे वीडियोस में लड़का तो एक ही था, लेकिन उसके साथ लड़कियां हर बार अलग अलग थी। आखिर ये हो क्या रहा था? तो जाहिर है, जैसे ही ये सब वायरल हुआ, पुलिस भी एक्शन में आ गई और फिर शुरू हुई जांच इस डिजिटल तूफान की जड़ तक पहुंचने की। और चीजें बहुत बहुत तेजी से बदली। देखिए, 9 और 10 अप्रैल को वीडियो वायरल होते हैं और बस अगले ही दिन 11 अप्रैल को इस केस का मुख्य संदिग्ध गिरफ्तार कर लिया जाता है। 12 अप्रैल तक तो इस पर पॉलिटिकल प्रेशर भी बनना शुरू हो गया था। तो पुलिस ने अपने इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क एक्टिवेट किया और जो नाम सामने आया वो था 19 साल के अयान अहमद का। परतवाड़ा का ही रहने वाला था और कॉलेज में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। अब इस क्राइम का स्केल समझने के लिए हमें इसके तरीके को समझना होगा। और यकीन मानिए, इसका तरीका बहुत ही ज्यादा शातिराना था, जैसे किसी शिकारी की पूरी प्लेबुक हो। तो अयान का तरीका, मतलब एक पूरा प्रोसेस था उसका। सबसे पहले वो स्कूल और कोचिंग सेंटर्स के पास लड़कियों को टारगेट करता, फिर मदद या महंगे गिफ्ट्स का झांसा देता। जैसे ही भरोसा बन जाता, वो उन्हें किराए के कमरे में ले जाता, वहां उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें या वीडियो बनाता और फिर उसी से उन्हें ब्लैकमेल करता था। मतलब वो अपनी महंगी बाइक, बड़े बड़े तोहफे, इन्हीं सब चीजों का लालच देकर लड़कियों को फंसाता था। और टारगेट पर कौन थी? ज्यादातर 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास की स्कूल गर्ल्स। और ये सारे क्राइम होते कहाँ थे? कमल रेजिडेंसी में, तीसरी मंजिल पर एक किराए के कमरे में। रिपोर्ट्स में तो ये भी आया कि पड़ोसियों ने शिकायतें भी की थी, लेकिन मकान मालिक ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। पर सवाल ये है कि ये सब कुछ बाहर कैसे आया? अगर ये सब इतनी प्लानिंग से हो रहा था, तो फिर ये भंडाफोड़ कैसे हुआ? वजह बड़ी चौंकाने वाली है। एक दोस्ती जिसमें धोखा मिला। कहानी में एंट्री होती है अयान के बेस्ट फ्रेंड उज़ैर खान की। अब देखिए, एक तरफ अयान ये सब कर रहा था और दूसरी तरफ उसका दोस्त उज़ैर, वो अपने दोस्त की इस सो कॉल्ड कामयाबी से जलने लगा था। उनकी दोस्ती में एक अजीब सी होड़ शुरू हो गई थी। और बस इसी बीच पैसों को लेकर दोनों में एक झगड़ा हुआ और इसी एक झगड़े ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो उस झगड़े का बदला लेने के लिए उज़ैर ने क्या किया? उसने अयान के बनाए 18 वीडियो और 39 फोटो सोशल मीडिया पर लीक कर दिए। और बस यहीं से वो डिजिटल सुनामी शुरू हुई जिसकी हम बात कर रहे थे। अब जैसे ही ये सब पब्लिक हुआ, जाहिर है हड़कंप तो मचना ही था। पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन सब एक्शन में आ गए। देखते हैं कि ऑफिशियल रिस्पॉन्स क्या रहा। मामला इतना सीरियस था कि फौरन एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई गई। और इसमें कितने लोग थे? पूरे 47 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी। तो इस केस में कुल मिलाकर 4 लोग अरेस्ट हुए। मेन अक्यूज्ड अयान अहमद, उसका दोस्त उज़ैर खान और इनके 2 और साथी मोहम्मद साद और तबरेज़ खान। और इन पर जो चार्जेस लगे हैं वो भी काफ़ी सीरियस हैं। IPC की धाराएं हैं, पॉक्सो एक्ट है जो कि बच्चों से जुड़े यौन अपराधों के लिए होता है, और साथ में IT एक्ट भी है साइबर क्राइम के लिए। लेकिन अब जो नंबर सामने आए हैं वो सच में होश उड़ाने वाले हैं। अंदाजा ये है कि करीब 180 लड़कियों को शिकार बनाया गया और 350 से भी ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड किए गए। सोचिए जरा। तो चलिए, अब इस केस के सबसे मुश्किल, सबसे चैलेंजिंग पहलू की बात करते हैं, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद भी न्याय का रास्ता इतना आसान नहीं है। इस पूरे मामले की सबसे बड़ी और दुखद सच्चाई पता है क्या है? पीड़ितों की खामोशी। पुलिस ने 8 विक्टिम्स को तो पहचान लिया है, लेकिन समाज का डर, बदनामी का खौफ इतना है कि एक भी ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। पुलिस लगातार अपील कर रही है कि पीड़ित सामने आए,
उन्होंने वादा भी किया है कि उनकी पहचान को पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा ताकि केस मजबूत हो और इन आरोपियों को सजा मिल सके। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब डिजिटल क्राइम इस तरह से खामोश विक्टिम्स पैदा करता है, जहां लोग डर के मारे सामने नहीं आ पाते, तो फिर न्याय का रास्ता शुरू कहां से होगा?